नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोगा, आपका फेवरेट। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद राय गर्ग है पूरा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस। द मेन दो बीमारियां हैं, टीबी और लेप्रेसी। तो क्या पढ़ेंगे हम? पहले हम टीबी पढ़ेंगे, जिसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स, और फिर कुछ टीबी की ट्रीटमेंट रिजीम्स पढ़ेंगे। फिर लेप्रेसी में पॉसी और मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी में डिवाइड करेंगे, और थोड़ा सा पढ़ेंगे लेप्रा रिएक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से स्टार्ट करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जो टीबी के लिए दवाइयां हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। शुरू में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हमने डिस्कस की थी वो होती हैं 5 दवाइयां HRZDS। इसको निमोनिक ऐसे ही लिखते हैं, ये निमोनिक नहीं है, ये एब्रीवेशन है, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है, ऐसे ही लिखते हैं HRZES। एच क्या है? आइसोनायाजिड है, आइसोनायाजिड। आर इज रिफेम्पिसिन। जेड पायराजिनामाइड है। ई इथेम्ब्यूटॉल है। और एस स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो स्टार्टिंग में जब हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को क्लासिफाई किया था फर्स्ट और सेकंड लाइन में, तो ये 5 फर्स्ट लाइन मानते थे। बट अब क्या है, जो लेटेस्ट चीजें हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल है, बाकी सारी ओरल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, और नई गाइडलाइंस के हिसाब से हम इंजेक्शन तभी देंगे अगर बहुत मजबूरी होगी, नहीं तो इंजेक्शन नहीं देना। इवन ड्रग रेजिस्टेंट में भी हम इंजेक्शन प्रेफर नहीं करते आजकल। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नो लॉन्गर फर्स्ट लाइन ड्रग, अब हम फर्स्ट लाइन मानते नहीं है। बट क्योंकि शुरू की ये क्लासिफिकेशन थी, हम इसी बेसिस पे पढ़ेंगे। बट स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन नहीं है, ये याद करना है आप। तो पहले हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स की डिटेल पढ़ेंगे, फिर सेकंड लाइन पे जाएंगे। फर्स्ट लाइन की 5 दवाइयां हैं हमारे पास, HRZE और S। इन पांचों दवाइयों में कुछ पॉइंट नोट करने हैं, पर्टिकुलरली 4 पॉइंट जो MCQs आते हैं। पहले, इनकी एक्टिविटी कैसी है, मतलब कौन सा साइडल है, कौन सा स्टैटिक है। इसमें आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन सारे साइडल हैं, ये बैक्टीरिया को मारते हैं। बस एक ही दवाई स्टैटिक है, वो है इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल स्टैटिक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा, किस तरह के बैक्टीरिया को मारते हैं, कौन से टाइप के बैक्टीरिया को मारते हैं, मतलब वो सेल के अंदर काम करते हैं या बाहर काम करते हैं, इंट्रासेल्यूलर पे काम करते हैं या एक्स्ट्रा सेल्यूलर पे काम करते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो आइसोनायाजिड दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, रिफेम्पिसिन भी दोनों के अगेंस्ट, और इथेम्ब्यूटॉल भी दोनों के अगेंस्ट एक्टिव है। बट जो याद करना है वो ये कि पायराजिनामाइड सिर्फ इंट्रासेल्यूलर के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये दूसरा पॉइंट याद करना आपको। तीसरा चीज जो पूछते हैं वो पूछते हैं लिवर डैमेज। हिपैटोटॉक्सिक कौन सा है, इन सारी दवाइयों में से कौन सी दवाई लिवर डैमेज करती है, कौन सी नहीं करती। इस पे कॉमनली MCQ आते हैं। आइसोनाइजिड करती है, रिफेम्पिसिन करती है, पायराजिनामाइड तो करती है, मतलब सबसे ज्यादा हिपैटोटॉक्सिक है। बट इथेम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन हिपैटोटॉक्सिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। और लास्टली पॉइंट जो क्वेश्चन आता है वो है प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई सेफ है, कौन सी दवाई सेफ नहीं है। तो आप याद कर लो कि आइसोनायाजिड सेफ है, रिफेम्पिसिन सेफ है, इथेम्ब्यूटॉल सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। पायराजिनामाइड को अवॉइड करते हैं, बट ज्यादा जरूरी पड़े तो दे सकते हैं। बट स्ट्रेप्टोमाइसिन या इंजेक्टेबल वाली जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी, बिल्कुल नहीं देंगे प्रेगनेंसी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास 3 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक है फास्ट ग्रोइंग, एक है इंटरमिटेंटली ग्रोइंग, और तीसरा है स्लो ग्रोइंग। पहले ये कहां कहां होते हैं? फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया जो होता है वो होता है ट्यूबरकुलर कैविटी की वॉल में, वॉल ऑफ ट्यूबरकुलर कैविटी, वॉल ऑफ कैविटी। इसीलिए वो रैपिडली डिवाइड करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता रहता है, कैविटी बढ़ती जाती है साइज में। जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वो होते हैं मैक्रोफाजेस में, इंट्रासेल्युलरली सेल्स के अंदर, मैक्रोफाज के अंदर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जबकि जो इंटरमिटेंटली ग्रोइंग बैक्टीरिया है इनको हम कहते हैं स्पर्टर्स। स्पर्टर का क्या मतलब है कि ये बैक्टीरिया नॉर्मली कुछ खास ग्रो नहीं करते, बट जब भी इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है
अच्छी कंडीशन मिलती हैं तो एकदम से इनमें ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, मतलब सडनली ग्रो करने लग जाते हैं। क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं इसलिए इनको स्पर्टर्स कहते हैं। और ये मटेरियल कहाँ मिलता है? केशियस नेक्रोसिस में। जो ट्यूबरकुलोसिस में केशियस नेक्रोसिस होती है वहां पे ये बैक्टीरिया होते हैं। अगर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा चुपचाप बैठे रहते हैं, बट जैसे ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक? तो ये 3 तरह के बैक्टीरिया है। एमसीक्यू क्या आता है कि कौन से बैक्टीरिया के लिए बेस्ट दवाई कौन सी है, और याद करना बहुत आसान है। हमने सीक्वेंस में लिखा है फास्ट, इंटरमिटेंट, स्लो। सीक्वेंस में लिख लो HRZ, HRZD, ऐसे ही तो पढ़ा था ना। तो आइसोनायाजिड बेस्ट है फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया के लिए, रिफेम्पिसिन बेस्ट है इंटरमिटेंट्स के लिए, स्पर्टर्स के लिए, और पायराजिनामाइड बेस्ट है इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के लिए, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के लिए। अब क्योंकि पायराजिनामाइड स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया को भी मार सकता है, इसलिए पायराजिनामाइड जो है टोटल बिल्कुल बैक्टीरिया खत्म करने के काम आ जाएगा। क्योंकि स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया में मुश्किल होता है मारना, फास्ट ग्रोइंग को तो मार ही देती हैं दवाइयां, स्लो ग्रोइंग को भी मार सकती है। इसलिए पायराजिनामाइड को कहते हैं इट हैज बेस्ट स्टेरलाइजिंग एक्टिविटी। सबसे ज्यादा स्टेरलाइजिंग एक्टिविटी पायराजिनामाइड की है। ओके, तो ये जर्नल पॉइंट्स हो गए डिफरेंट दवाइयों के। अब एक एक करके सारी दवाइयां पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोनायाजिड H। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, आइसोनायाजिड कैसे काम करता है। आइसोनायाजिड जो होता है हमारा, ये प्रो ड्रग होता है, यू कैन से खुद एक्टिव नहीं है। आइसोनायाजिड को पहले एक्टिव होना पड़ेगा, इट नीड टू बी कन्वर्टेड टू एक्टिव कंपाउंड। और ये जो एक्टिवेशन है ये होती है एक एंजाइम से जिसका नाम है कैटेलेज परऑक्सीडेज। और ये एंजाइम किसका है? ये माइकोबैक्टीरियम का है। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में आइसोनायाजिड एक्टिव ही नहीं हो पाती, मेनली एक्टिव होती है माइकोबैक्टीरियल वाले सेल्स में, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम का एंजाइम है कैटेलेज परऑक्सीडेज। और थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंजाइम है कैटेलेज परऑक्सीडेज, ये एक जीन होता है माइकोबैक्टीरियम में जिस जीन का नाम है कैट जी। ये जीन बनाता है। अब क्या हुआ, जब ये एक्टिव होता है तो ये इनहिबिट कर देता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को। माइकोबैक्टीरियम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड। ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है तो माइकोबैक्टीरियम की डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया को पता लगा कि भैया ये तो मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, हमने खुद ही आइसोनाइजिड को एक्टिव कर दिया, क्योंकि एंजाइम तो बैक्टीरिया का है। तो बैक्टीरिया कहता मैंने खुद अपने एंजाइम, मतलब अपना एंजाइम भेजा जिसने आइसोनाइजिड को एक्टिव किया और उसने हमें ही मार दिया। तो मतलब तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो फिर कहता कि इस गलती को सुधार लेते हैं। कैसे सुधारी उसने गलती? उसने इसमें म्यूटेशन कर दी, और जैसे ही कैट जी में म्यूटेशन हुई कैटेलेज परऑक्सीडेज बना नहीं। जब कैटेलेज परऑक्सीडेज बना नहीं तो आइसोनाइजिड एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस होगी। तो आइसोनाइजिड को रेजिस्टेंस हो सकती है कैट जी की म्यूटेशन से। अब क्या है, एक और जीन होता है जिसका नाम है INHA। INHA INHA क्या करता है, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एसाइल कैरियर प्रोटीन, ACP, एसाइल कैरियर प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोटीन का काम है आइसोनायाजिड के काम को रोकना। ये आइसोनायाजिड के काम को रोकने के काम आती है। तो दूसरा क्या होता है, बैक्टीरिया ने क्या किया, उसने INHA में म्यूटेशन कर दी। बट इसमें दूसरी म्यूटेशन है, इसमें ओवर एक्सप्रेशन वाली म्यूटेशन है, ये ज्यादा बनने लग गया। अगर ये INHA ज्यादा बनने लग गया तो ACP ज्यादा बन जाएगा, और ज्यादा ACP बनेगा तो आइसोनायाजिड काम नहीं कर पाएगा। तो आइसोनायाजिड को रेजिस्टेंस दो म्यूटेशन से हो सकती है, एक कैट जी से जिसमें अंडर एक्सप्रेसिंग म्यूटेशन है, कैटेलेज परऑक्सीडेज कम बनना चाहिए, और दूसरा INHA में म्यूटेशन जिसमें ओवर एक्सप्रेसिंग है, ACP ज्यादा बनना चाहिए। दोनों केस में रेजिस्टेंस हो जाएगी आइसोनायाजिड को। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर है आइसोनायाजिड का, इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। अब आइसोनायाजिड के बारे में दूसरी खास बात क्या है कि आइसोनायाजिड जो है इट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन होता है? यस, विटामिन B6। आइसोनायाजिड विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करता है, इस कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, और सीवियर केसेस में आदमी कोमा में भी जा सकता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी मेन साइड इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन ये आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कैसे करोगे और पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट कैसे करोगे अगर आइसोनायाजिड के कारण है तो।
प्रिवेंट करने के लिए भी पीरियडॉक्सिन देंगे और ठीक करने के लिए भी पीरियडॉक्सिन देंगे, क्योंकि उसी कारण हो रही है। प्रिवेंट करने के लिए लो डोज देते हैं, 10 mg देते हैं, और ठीक करने के लिए 100 mg देते हैं। सो पीरियडॉक्सिन इज द ट्रीटमेंट फॉर प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ आइसोनायाजिड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये होगा पीरियडॉक्सिन के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आइसोनायाजिड का, कि आइसोनायाजिड शिप ड्रग है। शिप ड्रग का क्या मतलब था? शिप ड्रग्स में दो प्रॉपर्टी थी, एक इनका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होता है, और दूसरा ये दवाइयां एसएलई कर सकती हैं। दो प्रॉपर्टी होते हैं शिप ड्रग्स की। शिप ड्रग में कौन कौन सी आती थी? सल्फोनामाइड, हाइड्रालाजिन, आइसोनायाजिड जो हम पढ़ रहे हैं, और प्रोकेनअमाइड। ये चार दवाइयां हैं, सल्फोनामाइड, हाइड्रालाजिन, आइसोनायाजिड, प्रोकेनअमाइड। ये सारी एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं और ये एसएलई कर सकती है। तो आइसोनायाजिड भी एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है, आइसोनायाजिड भी एसएलई कर सकती है। पर अगर एसिटाइलेशन देखो तो एसिटाइलेशन में खास बात क्या पढ़ी थी हमने? हमारे पास स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं। तो आइसोनायाजिड जो है, आइसोनायाजिड को हम आईएनएच भी लिखते हैं ना, आइसोनायाजिड जो है इसका मेटाबॉलिज्म हुआ एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, इसने किया, इसने बना दिया एसिटाइल आइसोनायाजिड, बन गया एसिटाइल आइसोनायाजिड। इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म हुआ और बन गया एसिटाइल हाइड्राजीन, एसिटाइल हाइड्राजीन। अब ये जो कंपाउंड है एसिटाइल हाइड्राजीन, ये करता है लिवर डैमेज। हमें पता ना एसिटाइल आइसोनायाजिड जो है हिपैटोटॉक्सिक है, तो आइसोनायाजिड की हिपैटोटॉक्सिसिटी किसके कारण होती है? एसिटाइल हाइड्राजीन के कारण। एसिटाइल हाइड्राजीन किसने बनाया? एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज के एक्शन के कारण बना। बट आइसोनायाजिड अगर खुद जमा हो जाए, आइसोनायाजिड अगर खुद जमा हो जाए तो ये विटामिन B6 की कमी करके करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब दो सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन, एक आदमी में एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज कम है, एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज कम है मतलब स्लो एसिटाइलेटर है, आदमी स्लो एसिटाइलेटर है। अगर आदमी स्लो एसिटाइलेटर है तो मतलब ये वाला काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज है ही नहीं, बचा कम है। अगर ये नहीं है तो आइसोनाइजेड जमा हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो स्लो एसिटाइलेटर्स आर प्रोन टू डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर कोई फास्ट एस्टाइलेटर है मतलब उसमें एन एस्टाइल ट्रांसफेरेज ज्यादा है। अगर फास्ट एस्टाइलेटर है तो ये ज्यादा बनेगा, और अगर ये ज्यादा बनेगा तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। ले, तो स्लो एसिटाइलेटर आर प्रोन टू डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड फास्ट एस्टाइलेटर आर प्रोन टू डेवलप हिपैटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू आइसोनायाजिड। ठीक है, तो ये आइसोनायाजिड की इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आइसोनायाजिड आप याद कर सकते हो, इसका नाम ही हमने आईएनएच लिखा ना, तो आईएनएच से क्या पता लगता है कि इट इंजर्स नर्व्स एंड हिपैटिक टिश्यू। नर्व्स को मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हिपैटिक टिश्यू का मतलब हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे पहली दवाई में आइसोनायाजिड में। ओके, अब हम आते हैं दूसरी दवाई, इसका नाम है रिफेम्पिसिन, आर लिखते हैं। रिफेम्पिसिन की तीन प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी ली कि रिफेम्पिसिन साइडल है, दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम करता है, हिपैटोटॉक्सिक है, वो पढ़ी लिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म फिर से। रिफेम्पिसिन इनहिबिट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होगा? आरएनए बनाना। सो ये कैसे करता है? ये आरएनए बनना रोकता है, और आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो रिफेम्पिसिन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करके काम करता है, आरएनए बनने से रोकता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है ये उसकी बीटा सब यूनिट पे बाइंड करता है, बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और जो बीटा सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज की, वो एक जीन से बनती है जिसका नाम है आरपीओबी। आरपीओबी क्या बता रहा है? इट इज फॉर्मिंग द आरएनए पॉलीमरेज बीटा सब यूनिट। तो बैक्टीरिया को पता लगा कि रिफेम्पिसिन आरपीओबी के प्रोडक्ट पे बाइंड कर रहा है, मतलब बीटा सब यूनिट पे बाइंड कर रहा है, तो उसने इसकी म्यूटेशन कर दी। अगर इसकी म्यूटेशन होगी तो रिफेम्पिसिन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, तो हमें रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंस होती है आरपीओबी की म्यूटेशंस। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। रिफेम्पिसिन में खास खास बातें क्या है? नंबर 1, हमेशा खाली पेट देते हैं। फूड इंटरफियर विद अब्जॉर्प्शन, तो खाली पेट देना है, नहीं तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक से नहीं होगी, खाली पेट देना है। दूसरा, ये बाइल में सिक्रीट होता है, हमने पढ़ा था।
रिमेंबर, सेफ इन दी रीनल डिजीज, आर फॉर रिफेम्पिसिन था, तो इट डू नॉट रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट इन किडनी फेलियर, किडनी फेलियर में डोज एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। तीसरा, रिफेम्पिसिन इज पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इंड्यूसर है। रिमेंबर हमने पढ़ा था जीपीआरएस सेल फोन, आर फॉर रिफेम्पिसिन था, ये एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स हैं। तो एंजाइम इंडक्शन के कारण क्या होगा, बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शंस होंगी, ऑलमोस्ट हर दवाई से इंटरेक्ट करता है ये। बट एमसीक्यूज के लिए आपको 3 स्पेशल पता होने चाहिए। एक, इसका इंटरेक्शन विद वारफरिन, दूसरा इंटरेक्शन विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और तीसरा इंटरेक्शन विद एंटी एचआईवी ड्रग्स। ये 3 इंटरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिफेम्पिसिन दूसरी दवाइयों का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। जो भी दवाई माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है, ये उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, वो दवाई इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि रिफेम्पिसिन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिफेम्पिसिन टीबी के लिए यूज करते हैं, बहुत इफेक्टिव दवाई है, और टीबी में रिफेम्पिसिन नहीं करेंगे तो पंगा हो जाएगा। इसलिए रिफेम्पिसिन बंद नहीं करेंगे, रिफेम्पिसिन चलती रहेगी, पर जिस दवाई को पंगा हो रहा है उसको चेंज कर दो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है, एक आदमी वारफरिन ले रहा था और बढ़िया से कंट्रोल चल रहा था, 6 महीने से ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसको टीबी हो गया, और टीबी हो गया तो हमने एटीटी स्टार्ट किया, रिफेम्पिसिन वाली दवाइयां स्टार्ट की। तो रिफेम्पिसिन ने वारफरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, ये इनएक्टिव हो गई, इनइफेक्टिव हो गई। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम वारफरिन को चेंज करके हेपेरिन दे देंगे। रिमेंबर, हेपेरिन दे देंगे, रिफेम्पिसिन को चेंज नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि हेपेरिन तो इंजेक्शन है, बट फायदा क्या है, इसका एक्शन तुरंत आ जाता है। वारफरिन जैसे ही इनइफेक्टिव हुआ, हमने हेपेरिन स्टार्ट किया, इमीडिएटली एक्शन आ गया। बट जिंदगी भर इंजेक्शन थोड़ी लगाते रहेंगे, टीबी की ट्रीटमेंट तो 6 महीने है, 6 महीने थोड़ी इंजेक्शन लगाते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, साथ में वारफरिन की डोज भी बढ़ा देंगे, वारफरिन की डोज बढ़ा देंगे और हेपेरिन स्टार्ट कर देंगे। जब वारफरिन की डोज बढ़ के इफेक्ट आने लग गया, 4-5 दिन लगेंगे इफेक्ट आने में, तब हेपेरिन बंद कर देंगे, सिर्फ वारफरिन पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इमीडिएटली हेपेरिन पे शिफ्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वारफरिन की डोज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये पहला इंटरेक्शन था। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एक फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, उसको टीबी हो गया और हमने रिफेम्पिसिन स्टार्ट कर दी, तो अब उसको क्या एडवाइस दी गई, क्या एडवाइस दोगे कि ओसीपी काम तो नहीं करेगा, क्योंकि रिफेम्पिसिन एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, ओसीपी बेकार हो जाएंगे। तो क्या एडवाइस दोगे, यूज अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कोई भी और तरीका यूज करो, ओसीपी काम नहीं करेगी। तीसरा है एंटी एचआईवी के साथ, एक पेशेंट को एचआईवी है और उसको टीबी भी हो गया। अब अगर उसको एचआईवी है तो उसको एंटी एचआईवी ड्रग्स भी मिल रही होंगी। अब प्रॉब्लम यह है कि रिफेम्पिसिन जो है वो 2 एंटी एचआईवी ग्रुप के पूरे पूरे ग्रुप की दवाइयों को मेटाबोलाइज करा देता है, इनएफेक्टिव बना देता है। एक है प्रोटीएज इनहिबिटर, एक है एनएनआरटीआई। तो टीबी और एचआईवी में से ज्यादा डेंजरस कौन सा है, एचआईवी। तो हमने क्या कहा कि भैया ये अकेली कंडीशन है जिसमें तुम रिफेम्पिसिन चेंज कर लो, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है भाई। तो हम एंटी एचआईवी दवाइयां तो देंगे, आप रिफेम्पिसिन चेंज कर दो प्लीज। तो रिफेम्पिसिन का अल्टरनेटिव क्या है, रिफेम्पिसिन का अल्टरनेटिव है रिफाब्यूटिन। अगर एचआईवी के पेशेंट को टीबी हो जाए तो हम रिफेम्पिसिन की जगह देते हैं रिफाब्यूटिन। अब क्वेश्चन ये है कि रिफेम्पिसिन में और रिफाब्यूटिन में फर्क क्या है, रिफेम्पिसिन और रिफाब्यूटिन में मेन डिफरेंस क्या है कि रिफेम्पिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है और रिफाब्यूटिन जो है वो भी है, बट रिफेम्पिसिन से बहुत कम स्ट्रॉन्ग है। ये मेन डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिफेम्पिसिन माइकोबैक्टीरियम टीबी के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए हम नॉर्मली रिफेम्पिसिन ही देते हैं। अगर ये कम इफेक्टिव होती तो हम रिफाब्यूटिन नहीं देते ना, शुरू में पंगा ही क्यों लेना था। पर हम ड्रग इंटरेक्शंस के पंगे लेते हैं क्योंकि रिफेम्पिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और रिफाब्यूटिन जो है वो कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव, टीबी के लिए लेस इफेक्टिव। बट अगर माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हो, मैक का जो इन्फेक्शन है एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया का, उसमें रिफेम्पिसिन कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है। इस पेशेंट में रिफाब्यूटिन ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक, तो रिफाब्यूटिन जो है वो एटिपिकल बैक्टीरिया में ज्यादा एक्टिव है, टीबी के लिए थोड़ा सा कम एक्टिव है। बट अगर एचआईवी हो गया तो हम टीबी के लिए भी दे देते हैं। अब लास्टली रिफेम्पिसिन हमने पढ़ा था क्या करता है, लिवर डैमेज करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, रिफेम्पिसिन करता है, रिफाब्यूटिन नहीं करता है। रिफाब्यूटिन हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, बट
फिर भी बहुत सारे लोगों को जब हम रिफाब्यूटिन देते हैं तो उनके जो स्किन है वो येलो हो जाती है, आंखें भी येलो हो जाती हैं, मतलब देखने में लगता है कि उसको जॉन्डिस हो गए। लिवर डैमेज होने के कारण जॉन्डिस होता है ना, तो उसको देखने में जॉन्डिस लगता है। तो जब हम उनका एलएफटी कराते हैं, नॉर्मल आता है, बिलिरुबिन नॉर्मल है, लिवर नॉर्मल है, मतलब रिफाब्यूटिन देने से जॉन्डिस जैसे फीचर आ जाएंगे बट जॉन्डिस नहीं होगा, लिवर डैमेज नहीं हुआ। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये क्या है? सिंपली रिफाब्यूटिन स्किन की और आईज की पिगमेंटेशन कर देता है येलो कलर की, ऐसा लगता है जॉन्डिस हो गया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? सूडो जॉन्डिस। जॉन्डिस जैसा लगता है पर जॉन्डिस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आता है कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग सूडो जॉन्डिस कर सकती है? वो है रिफाब्यूटिन। और दूसरा इंपॉर्टेंट है एक और साइड इफेक्ट इसका जो वाइवा में पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कई बार, वो है यूवियाइटिस। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूवियाइटिस करती है? वो है रिफाब्यूटिन। ओके, तो ये रिफेम्पिसिन और रिफाब्यूटिन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो हम पढ़ रहे थे रिफेम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है रिफेम्पिसिन में? कि रिफेम्पिसिन जो है सिक्रीशंस को ऑरेंज कलर का कर देता है। रिफेम्पिसिन देने से सिक्रीशन ऑरेंज कलर की हो सकती हैं। इन पर्टिकुलर दो सिक्रीशन आपको पता होनी चाहिए, एक है यूरिन, दूसरा है टीयर्स। दोनों का इंपॉर्टेंस है। यूरिन का क्या इंपॉर्टेंस है कि हमने एक पेशेंट को टीबी की दवाइयां स्टार्ट की, पेशेंट को टीबी था, हमने उसको रिफेम्पिसिन स्टार्ट किया, घर जाके उसने रिफेम्पिसिन खाया और अगले दिन देखा कि उसका यूरिन जो है ऑरेंज कलर का आ रहा है। क्या होगा? डर जाएगा वो, उसको लगेगा अरे पता नहीं कौन सी दवाई दे दी, ब्लड आने लग गया। ठीक है, वो बीच में छोड़ देगा। मेंबर हिमेचुरिया नहीं है ये रिफेम्पिसिन का कलर है यूरिन में। इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना है कि भैया ये हार्मलेस है, इसमें घबराना नहीं है, यूरिन ऑरेंज कलर का आया तो नॉर्मल है। ठीक। दूसरा, यही यूरिन का कलर जो है हम यूज कर सकते हैं पेशेंट की कंप्लायंस चेक करने के लिए। पता है टीबी में क्या होता है? ज्यादातर जो फेल होती है थेरेपी, टीबी में दवाइयां काम नहीं कर रही, उसका सबसे मेजर रीजन क्या होता है? नॉन कंप्लायंस। आदमी दवाई ले ही नहीं रहा। तो एक पेशेंट आया हमारे पास टीबी के साथ, हमने उसको दवाई लिखी। अगली बार जब हमारे पास आया तो हमने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि भैया दवाई खा रहे हो, ले रहे हो दवाई? तो पेशेंट क्या बोलेगा? हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल रेगुलरली लेता हूँ, आज तक एक भी दिन नहीं छोड़ी मैंने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। यूरिन कैसा आता है? वो कहा, बिल्कुल नॉर्मल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसने ये बोल दिया तो मतलब वो दवाई ले नहीं रहा। ठीक है, तो अगर यूरिन ऑरेंज कलर का नहीं है तो मतलब रिफेम्पिसिन नहीं ली जा रही। दूसरा, रिफेम्पिसिन टीयर्स में सीक्रेट होते हैं। अब टीयर्स में नॉर्मली तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, कॉन्टैक्ट लेंस तो टीयर के कनेक्शन में आते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो वो ऑरेंज कलर की स्टेनिंग हो जाएगी उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन कॉज कॉन्टैक्ट लेंस स्टेनिंग? द आंसर इज रिफेम्पिसिन। ठीक, तो रिफेम्पिसिन सिक्रीशन को कलर्ड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब रिफेम्पिसिन का और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिफेम्पिसिन के अदर यूजेस और कहाँ यूज करते हैं रिफेम्पिसिन? रिमेंबर, रिफेम्पिसिन के बहुत सारे यूजेस हैं, सिर्फ टीबी में नहीं, बहुत सारी कंडीशन में यूज करते हैं। कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका लेप्रेसी। लेप्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिसाइडल ड्रग रिफेम्पिसिन है। बाकी जो कॉमनली दवाइयां यूज करती हैं वो दोनों स्टैटिक है। लेप्रेसी में साइडल दवाई जो मेन है वो रिफेम्पिसिन है। लेप्रेसी के अलावा रिफेम्पिसिन वाज, अब नहीं यूज करते, वाज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस था। अब तो ज्यादातर रेजिस्टेंट हो गए। अब कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। पर्टिकुलरली जब हमें मास कीमो प्रोफाइलैक्सिस करनी होती है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस है। पहले रिफेम्पिसिन हुआ करता था। रिफेम्पिसिन इज स्टिल द ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रूसेला इन्फेक्शंस। ब्रूसेलोसिस के लिए रिफेम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, अकेला नहीं देते। ब्रूसेलोसिस के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन प्लस रिफेम्पिसिन। डॉक्सीसाइक्लिन प्लस रिफेम्पिसिन कॉम्बिनेशन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रूसेलोसिस। अब रिफेम्पिसिन जो है, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिफेम्पिसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी इफेक्टिव है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी इफेक्टिव है। रिफेम्पिसिन बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव में भी काम करता है, ग्राम नेगेटिव में भी करता है। रिमेंबर, ग्राम पॉजिटिव इंक्लूडिंग एमआरएसए और ग्राम नेगेटिव इंक्लूडिंग सूडोमोनास।
तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, पर नॉर्मली रिफेम्पिसिन को प्रेफर नहीं करते। हम टीवी के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने इनके लिए यूज करना शुरू कर दिया तो बैक्टीरिया मीटिंग बुला लेंगे, मीटिंग में कुछ जुगाड़ ढूंढ लेंगे कि इसको तोड़ने का, और अगर ये इनएक्टिव हो गई तो फिर टीवी ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रिफेम्पिसिन को मेनली टीवी के लिए रिजर्व करते हैं, बट इट हैज गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसको याद क्या करना है, हमने पढ़ा था नॉट इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है ऑल आर इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA एक्सेप्ट। क्वेश्चन है कौन सा MRSA के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस क्या पूछ रहे हैं, वैंकोमाइसिन, टीकोप्लेनिन, सेफेपाइम और रिफेम्पिसिन। 90% से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आंसर मार आते हैं रिफेम्पिसिन। वो सोचते हैं बाकी तीनों तो एंटीबायोटिक हैं, देते ही होंगे, और रिफेम्पिसिन तो टीबी के लिए है, कहाँ इतना आसान क्वेश्चन। बट ये आंसर गलत हो जाएगा। रिमेंबर, अगर क्वेश्चन पूछें MRSA के लिए कौन सी दवाई इफेक्टिव नहीं है, तो बेसिकली वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी बीटा लैक्टम है। रिमेंबर, बीटा लैक्टम्स आर नॉट फॉर MRSA, ठीक है। तो इनमें से बीटा लैक्टम कौन सी है, सेफेपाइम है, तो इसमें आंसर आएगा सेफेपाइम। रिमेंबर, MRSA के अगेंस्ट बीटा लैक्टम्स इफेक्टिव नहीं होती एक्सेप्ट 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक। सिमिलरली सूडोमोनास में भी पूछ सकते हैं, बट आपको याद क्या करना है, सूडोमोनास में कौन सी इफेक्टिव नहीं है, वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन इज नॉट फॉर सूडोमोनास, ठीक। तो ये हो गए रिफेम्पिसिन के दूसरे यूजेस भी, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिफेम्पिसिन के बारे। अब तीसरी दवाई आते हैं, वो आसान है, पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड, खास बातें पायराजिनामाइड में हमने पहले ही पढ़ ली। ये साइडल दवाई है, ये सिर्फ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, और ये सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक दवाई है, मैक्सिमम हिपैटोटॉक्सिक दवाई है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया पे काम करती है, बट स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया पे भी काम करती है, इसलिए बेस्ट स्टेरलाइजिंग एक्टिविटी है इसकी, बेस्ट स्टेरलाइजिंग एक्टिविटी, ये हमने पढ़ ली। अब एक खास बात पढ़नी है कि पायराजिनामाइड कैन कॉज हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ पायराजिनामाइड, ये एक्स्ट्रा पता होना चाहिए बस, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट दवाई, वो है हमारी इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल ई से लिखते हैं, इथेम्ब्यूटॉल। अब इथेम्ब्यूटॉल में भी कॉमन पॉइंट पढ़ लिए, जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है कि ये अकेली फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि माइकोबैक्टीरियम के लिए स्टैटिक है, बाकी सारी फर्स्ट लाइन साइडल होती हैं, ये स्टैटिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों बैक्टीरिया पे काम करती है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पेशल इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी नहीं करती है, इट डू नॉट कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इथेम्ब्यूटॉल का जो मेन साइड इफेक्ट है, इथेम्ब्यूटॉल कॉजेज, ई फॉर इथेम्ब्यूटॉल, ई फॉर आई प्रॉब्लम। इथेम्ब्यूटॉल जो है वो आई में प्रॉब्लम करती है। क्या प्रॉब्लम करती है आई में, ये करती है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इथेम्ब्यूटॉल क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में जो मेन क्लिनिकल फीचर आता है इथेम्ब्यूटॉल में, वो आता है कलर ब्लाइंडनेस। इथेम्ब्यूटॉल कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा कलर ब्लाइंडनेस, कौन सा कलर ब्लाइंडनेस करता है, वो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करता है। और खास बात क्या है कि शुरू में ये कलर ब्लाइंडनेस रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर कलर ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो, हम इथेम्ब्यूटॉल बंद कर दें तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो कलर ब्लाइंडनेस इज रिवर्सिबल। बट अगर हमने बंद नहीं की, देते रहे, तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। इस रीजन से इथेम्ब्यूटॉल को यूजुअली 6 साल से कम के बच्चों में अवॉइड करते हैं। 6 साल से कम के बच्चों में इथेम्ब्यूटॉल को नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो कलर विजन के बारे में क्या बताएंगे, छोटे बच्चों को पता ही नहीं कलर विजन के बारे में, तो वो बता नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम हो रही है। हम इथेम्ब्यूटॉल देते रहेंगे और वो परमानेंट कलर ब्लाइंडनेस कर देगी, इसलिए छोटे बच्चों में नहीं देते। अब क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी कलर ब्लाइंडनेस करते हैं, रेड ग्रीन। आदमी को रेड और ग्रीन में फर्क नहीं पता लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, याद कैसे करें, तो आपको एक पॉलिटिशियन का नाम पता है, 50 से ऊपर का हो गया, 50 ईयर से ज्यादा का हो गया, बट अभी भी उसको बच्चा ही कहते हैं, हाँ जी, अपने पप्पू राहुल गांधी। तो इसको कैसे याद करोगे, राहुल गांधी मतलब RG,
तो RG का मतलब है रेड ग्रीन, मतलब राहुल गांधी कलर ब्लाइंडनेस। क्योंकि राहुल गांधी कलर ब्लाइंडनेस है इसलिए बच्चों को नहीं देते, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे वैसे हों, तो कलर ब्लाइंडनेस करता है इसलिए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ओके, ये हो गया इथेम्ब्यूटॉल। और लास्ट वाली दवाई है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अकेली फर्स्ट लाइन ड्रग थी, अब तो है ही नहीं, जिसको इंजेक्शन देना पड़ता है। पहले हम ओरल देते हैं बाकी सारी दवाइयां, इसका इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए ये फर्स्ट लाइन रही नहीं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को देते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, इट इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग एनी मोर। दूसरी बात, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, ये साइडल है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, और इंपॉर्टेंट ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं है। हेपेटोटॉक्सिक नहीं है पर नेफ्रोटॉक्सिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक है क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, सारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड तरह नेफ्रोटॉक्सिक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है कि इंजेक्टेबल दवाइयां जो भी हैं वो प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हम बाद में कुछ और भी पढ़ेंगे, सारी इंजेक्टेबल दवाइयां एंटी ट्यूबरकुलर वाली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में। अब हम आते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं, अपने तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, ऐसा कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं है, बट याद करने के काम आएगा। तो सेकेंड लाइन को पहला क्लासिफिकेशन हमने बोला कि सेकेंड लाइन में से साइडल ड्रग्स। सेकेंड लाइन साइडल, सेकेंड लाइन साइडल हमारे पास 2 ग्रुप है, एक है फ्लोरोक्विनोलॉन्स का और दूसरा है इंजेक्शंस का। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में स्टार्टिंग में 4 थे, अगर आपको याद हो ना, ओ माय गॉड वाले, ओ माय गॉड याद है आपको, जो रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन थे, ओ माय गॉड और लिवोफ्लॉक्सासिन हम कहते थे ना। तो 4 स्टार्टिंग में अप्रूव हुए थे टीबी के लिए, बट इनमें से आजकल ओफ्लॉक्सासिन और गेटिफ्लॉक्सासिन हम यूज नहीं करते। तो 2 फ्लोरोक्विनोलॉन टीबी में यूज करते हैं, एक है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और दूसरा है लिवोफ्लॉक्सासिन, ये 2 ही कॉमनली यूज करते हैं और ये साइडल है। देन इंजेक्टेबल ड्रग्स, इंजेक्टेबल ड्रग भी शुरू में 4 दवाइयां यूज करते थे टीबी में, वो कौन सी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि अब सेकेंड लाइन होगी, पहले फर्स्ट लाइन थी। इसके अलावा कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन और एमिकासिन, ये 4 दवाइयां शुरू में टीबी के लिए यूज करते थे, बट अब हमने कैप्रियोमाइसिन और कैनामाइसिन को यूज करना बंद कर दिया। सिर्फ ये 2 दवाइयां यूज होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एमिकासिन। और हमने पहले भी बताया था, सारी इंजेक्टेबल दवाइयां बच्चे में हियरिंग लॉस कर सकती हैं, इसलिए ये प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कोई भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो, जो भी हो, प्रेगनेंसी में इनमें से दवाई नहीं देनी है इंजेक्टेबल, क्योंकि बच्चे में हियरिंग लॉस कर देंगे परमानेंट। रिमेंबर, लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह भी नॉर्मली प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं हम, पता ना, फ्लोरोक्विनोलॉन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट टीबी में पर्टिकुलरली एक्सडीआर टीबी वगैरह में दे सकते हैं क्योंकि रिस्क मे बी लेसर एज कंपेयर टू बेनिफिट्स। ठीक, तो ये हो गए सेकेंड लाइन में साइडल ड्रग्स। अब दूसरा मेथड क्या था? सेकेंड लाइन में स्टैटिक ड्रग्स। सेकेंड लाइन में स्टैटिक ड्रग्स, इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वो जो दवाइयां हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे साइक्लोसिरिन, साइक्लोसिरिन हो गए, इथियोनामाइड हो गए, इथियोनामाइड, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड थायोएसिटाजोन, ये पुरानी दवाइयां हैं, काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं टीबी के लिए। इनके पहले खास पॉइंट पढ़ लेते हैं। साइक्लोसिरिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या है? साइकोसिस। हमने कैसे याद किया था? साइक्लोसिरिन का एल हटा दो, क्या बन गया? साइकोसिरिन। तो ये साइकोसिस करती है, साइकोसिस। इथियोनामाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि इथियोनामाइड हेपेटोटॉक्सिक है, इथियोनामाइड हेपेटोटॉक्सिक है। और याद क्या करना है कि ये इथियोनामाइड है, ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर हेपेटोटॉक्सिक एक्सेप्ट, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लिवर डैमेज नहीं करती? ऑप्शन क्या लिखते हैं? आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, इथियोनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन।
90% बच्चे जल्दबाजी में इथियोनामाइड आंसर कराते हैं ये सोच के कि इथेम्ब्यूटॉल लिखा होगा। इथेम्ब्यूटॉल हेपेटोटॉक्सिक नहीं है बट इथियोनामाइड है, ठीक है। तो इस केस में आंसर आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, इथेम्ब्यूटॉल हेपेटोटॉक्सिक नहीं है बट इथियोनामाइड है। देन पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड में स्पेशल पॉइंट है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है। मेन साइड इफेक्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड का। और थायोएसिटाजोन आजकल हम वैसे ही प्रेफर नहीं करते, पहले हम बिल्कुल आजकल तो वैसे भी नहीं यूज करते, पहले जो था पर्टिकुलरली एचआईवी के पेशेंट में नहीं देते थे, क्योंकि एचआईवी के पेशेंट में देने से ये बहुत ज्यादा एलर्जी करता है, रिस्क ऑफ एलर्जी इंक्रीजेज इन एचआईवी पेशेंट्स, ठीक। तो ये पहला ग्रुप हो गया सेकेंड लाइन की स्टैटिक दवाइयों का। दूसरा ग्रुप कौन सा है, ये वो दवाइयां हैं जो पहले किसी और कंडीशन में यूज करते थे, अब टीबी के लिए अप्रूव हुई हैं, और अब टीबी में मेन दवाइयां हो गई हैं, और ये दो दवाइयां हैं, एक है लिनेजोलाइड और दूसरा है क्लोफाजेमिन। लिनेजोलाइड और क्लोफाजेमिन ये अब टीबी के लिए यूज करते हैं, पहले और कंडीशन में यूज करते थे। लिनेजोलाइड किसके लिए यूज करते थे, वीआरएसए के लिए। अभी भी ये वीआरएसए निमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, वीआरएसए निमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, पर टीबी के लिए भी अप्रूव हो गई है। और क्लोफाजेमिन मेनली लेप्रेसी में यूज करते थे, लेप्रेसी में तो अब भी करते हैं, बट अब टीबी में भी अप्रूव हो गई, ठीक। तो ये होगी स्टैटिक ड्रग सेकेंड लाइन। अब तीसरा ग्रुप जो दवाइयां हैं सेकेंड लाइन का, वो है न्यू ड्रग्स का। न्यू ड्रग्स, न्यू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो स्पेसिफिकली टीबी के लिए नई दवाइयां बनी हैं, और इसमें 3 दवाइयां आती हैं मेनली। पहला है बिडाक्विलिन, बिडाक्विलिन, दूसरा है प्रेटोमेनाइड और तीसरा है डेलामेनाइड। सो बिडाक्विलिन, प्रेटोमेनाइड एंड डेलामेनाइड, और ये सारी की सारी दवाइयां ट्यूबरकुलोसाइडल हैं, नई दवाइयां स्पेसिफिक टीबी के लिए बनी हैं, ये साइडल हैं। और इनकी खास बात, बिडाक्विलिन का जो मैकेनिज्म है, इनके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो बिडाक्विलिन जो है ये माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करता है, मतलब माइकोबैक्टीरियम अपना एटीपी नहीं बना पाएगा। जबकि ये दोनों दवाइयां जो हैं प्रेटोमेनाइड और डेलामेनाइड, इनका मेन मैकेनिज्म है टू इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, बट साथ के साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड माइकोबैक्टीरियम को मार देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड टॉक्सिसिटी करते हैं, ठीक। तो ये इनके मैकेनिज्म है। ये सारी की सारी दवाइयों का कॉमन साइड इफेक्ट, सारी दवाइयां एक साइड इफेक्ट कर सकती हैं, वो है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, अरिथमियाज कर सकते हैं, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में, ओके। तो अब हो गया, हमारी सारी ड्रग्स खत्म हो गई, अब हम डिस्कस कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी की ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में कौन सा प्रोग्राम है, वेरी गुड, RNTCP आंसर नहीं है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पहले था, अब लेटेस्ट कौन सा प्रोग्राम हो गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम है टीबी के लिए, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के हिसाब से टीबी की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, या तो हम देंगे टीबी के लिए ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवाइयां, ड्रग सेंसिटिव टीबी मतलब माइकोबैक्टीरियम सेंसिटिव है ड्रग्स को, कौन से ड्रग्स को, सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स को। अगर सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करता है तो ड्रग सेंसिटिव कहते हैं। और दूसरा तरह का माइकोबैक्टीरियम हम कहेंगे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी करता है। ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब है कि फर्स्ट लाइन में से किसी ना किसी दवाई को रेजिस्टेंस। तो अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है, इसकी ट्रीटमेंट आपको आनी चाहिए। ड्रग सेंसिटिव टीबी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब सारे पेशेंट में, चाहे वो पुराने पेशेंट थे चाहे नए पेशेंट थे, सबकी ट्रीटमेंट सेम कर दी। पहले इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, अब नहीं करते, अब सबकी ट्रीटमेंट सेम है। क्या ट्रीटमेंट है, 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव फेज और कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में 2 महीने के लिए 4 दवाइयां देते हैं HRZD, 2 महीने के लिए आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्बिटोल, और उसके बाद 4 महीने के लिए 3 दवाइयां देते हैं HRE, पायराजिनामाइड छोड़ के बाकी तीनों दवाइयां।
टोटल 6 महीने की ट्रीटमेंट है ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस की, सारे पेशेंट में, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, सब में ये ट्रीटमेंट है 6 महीने। अब आते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अगर माइकोबैक्टीरियम फर्स्ट लाइन में से किसी दवाई को रेजिस्टेंट है तो कहते हैं, बट इसमें आपको ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कब कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की? क्लासिफिकेशन आते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बी मोनो ड्रग रेजिस्टेंट, मोनो ड्रग रेजिस्टेंट, मोनो ड्रग हो सकता है, या फिर इसको कह सकते हैं हम पॉली ड्रग रेजिस्टेंट, पॉली ड्रग रेजिस्टेंट। तीसरा होता है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी। चौथा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एमडीआर। पांचवा है प्री एक्सडीआर, प्री एक्सडीआर मतलब प्री एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये नई आई है अभी अभी, पहले नहीं था ये कोई ऐसा। और लास्ट होता है एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। रिमेंबर एक्स का मतलब एक्सटेंसिव है, एक्स का मतलब एक्सट्रीमली नहीं है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इनको कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे ये डिफरेंट टीबी? मोनो ड्रग रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? मोनो का मतलब एक दवाई, तो अगर माइकोबैक्टीरियम एक दवाई को रेजिस्टेंट है, किन में से? फर्स्ट लाइन ओरल में से। फर्स्ट लाइन ओरल कौन सी है हमारे पास दवाइयां? HRZD, फर्स्ट लाइन ओरल HRZD, HRZD। बट हमने देखा अगर ध्यान से तो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस की तो अलग से ग्रुप है, तो इसमें हमने रिफेम्पिसिन हटा दिया, तो फर्स्ट लाइन ओरल में से रिफेम्पिसिन हटा दो, बाकी जो दवाइयां बच गई उनमें से अगर किसी एक को रेजिस्टेंस है तो हम कहेंगे मोनो ड्रग रेजिस्टेंस। सो दैट मींस इन तीनों में से किसी एक को, वन ऑफ दी HZD, तो या तो आइसोनाइज्ड रेजिस्टेंस या पायराजेनोइड या इथेम्बुटोल रेजिस्टेंस, उसको बोलेंगे मोनो ड्रग रेजिस्टेंस। दूसरा है पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। पॉली ड्रग रेजिस्टेंस में सेम है, इसमें मोर देन वन आउट ऑफ HZD, इन्हीं तीन में से अगर एक से ज्यादा को रेजिस्टेंट है, मतलब अगर H और Z को है, या Z और E को है, या H और E को है, या H, Z और E तीनों को है, तो हम कहेंगे पॉली ड्रग रेजिस्टेंट। तो मोनो ड्रग में और पॉली ड्रग में रिफेम्पिसिन को सेंसिटिव होता है, बाकियों को रेजिस्टेंस होती है। रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस का मतलब है बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू रिफेम्पिसिन बट सेंसिटिव टू आइसोनायाजिड। अगर आइसोनायाजिड को सेंसिटिव है बट रिफेम्पिसिन को रेजिस्टेंट है, तभी रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस बोले। और एमडीआर कब बोलेंगे? एमडीआर तब बोलेंगे जब आइसोनायाजिड और रिफेम्पिसिन दोनों को रेजिस्टेंस हो गई। अगर दोनों को रेजिस्टेंस हो गई तो एमडीआर टी। प्री एक्सडीआर नई टर्मिनोलॉजी आई है, ये कब बोलते हैं? जब बैक्टीरिया एमडीआर तो है ही, एच और आर को तो रेजिस्टेंस है ही, साथ में किसी एक मिनिमम फ्लोरोक्विनोलोन को रेजिस्टेंस हो गई। अगर किसी फ्लोरोक्विनोलोन को रेजिस्टेंस होगी, मतलब या तो लिवोफ्लोक्सासिन या मॉक्सिफ्लोक्सासिन को हो गई, तो हम बोलेंगे प्री एक्सडीआर। और एक्सडीआर कब बोलेंगे? एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। प्री एक्सडीआर तो है ही, मतलब एमडीआर है H+R प्लस एक फ्लोरोक्विनोलोन को भी रेजिस्टेंट है, प्लस बिडाक्विलिन या लिनेजोलाइड में से एक दवाई को रेजिस्टेंस हो गई। ये चेंज हो गई है डेफिनेशन, ध्यान से पढ़ना। एक्सडीआर टीबी की डेफिनेशन चेंज्ड है। पहले एक्सडीआर टीबी में H+R प्लस फ्लोरोक्विनोलोन तो सेम था, बट इसकी जगह पे जो हमने बॉक्स में लिखा है, इसकी जगह इंजेक्टेबल ड्रग्स थी। अगर किसी इंजेक्टेबल ड्रग को भी रेजिस्टेंट होते तो एक्सडीआर कहते थे, बट हमने अब इंजेक्टेबल ड्रग तो यूज करना ही बंद कर दी। तो अब ओरल दवाइयों में से बिडाक्विलिन या लिनेजोलाइड में से अगर रेजिस्टेंस होती है तो एक्सडीआर टीबी बोलें। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमेंबर एक्सडीआर टीबी में क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, बट ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं। क्या है ट्रीटमेंट? अगर आइसोनायाजिड रेजिस्टेंट टीबी है, अगर आइसोनायाजिड को रेजिस्टेंट है तो क्या करो? HRZD फर्स्ट लाइन थे हमारे पास, तो आइसोनायाजिड दे नहीं सकते, इसको हटा दिया, तो बाकी तीनों दे दो और इनके साथ लिवोफ्लोक्सासिन ऐड कर दो। इसमें कोई भी इंटेंसिव फेज, कॉन्टिन्यूएशन फेज वाला चक्कर नहीं है।
RZD दो और साथ में लिवोफ्लॉक्सासिन दे दो, टोटल 6 से 9 महीने के लिए ये दवाइयां दो। सो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ आइसोनायाजिड रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, याद नहीं करनी है। फिर आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ MDR टीबी, XDR टीबी, प्री XDR टीबी। 3 ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में हमारे आते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स, बिडाक्विलिन और लिनेजोलाइड। सिर्फ ग्रुप ए याद कर लेना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरोक्विनोलॉन, बिडाक्विलिन, लिनेजोलाइड। ग्रुप बी में आता है क्लोफाजेमिन और साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन और टेरिजिडोन एक जैसी हैं, टेरिजिडोन को भूल जाओ। तो ग्रुप बी में क्लोफाजेमिन और साइक्लोसेरिन आती हैं, बाकी सारी ग्रुप सी में है। पायराजिनामाइड, इथेम्बिटोल, कार्बापेनेम, जिथियोनामाइड, पास, डेलामेनेट, सारे ग्रुप सी में। ठीक है, तो ग्रुप ए कर लो याद, और अगर कर सकते हो तो ग्रुप बी भी कर लो, ग्रुप सी की जरूरत नहीं है, वैसे कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो पहले हम पढ़ते हैं MDR टीबी या रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी। MDR टीबी या रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी, इसके लिए 2 तरह की रेजिम यूज कर सकते हैं। सारी दवाइयां ओरल देनी है आप। ठीक है, या तो शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी, शॉर्ट रेजिम होगी या लॉन्ग रेजिम होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट रेजिम। शॉर्ट रेजिम जो है वो हम हर एक को नहीं दे सकते, ऑब्वियसली बताया, अगर हर एक को दे सकते तो लॉन्ग बनाने की जरूरत क्या थी। तो शॉर्ट रेजिम जो है, शॉर्ट का मतलब क्या है, ये जो ट्रीटमेंट है ये 9 से लेके 11 महीने की ट्रीटमेंट होती है, 9 से लेके 11 महीने की ट्रीटमेंट शॉर्ट रेजिम। जबकि लॉन्ग रेजिम जो है वो 18 से 20 महीने की होती है। ठीक है, ये 9 से 11 महीने की है, शॉर्ट है। अब शॉर्ट है, सब में तो नहीं दे पाते होंगे, तो शॉर्ट के लिए क्या इंडिकेशन है, किसमें देंगे शॉर्ट MDR रेजिम, किसमें देंगे। MDR है, बेसिकली MDR का क्या मतलब, आइसोनायाजिड और रिफेम्पिसिन दोनों को रेजिस्टेंट। अब रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस में तो एक ही म्यूटेशन होती है, हमें पता है, RPOB की। बट आइसोनायाजिड में तो 2 म्यूटेशन हो सकती है, या तो कैटजी की या INHA की। तो उन दोनों में से कोई भी एक हो तो दे सकते हैं, बट अगर दोनों को म्यूटेशन होगी, दोनों म्यूटेशन है, तब हम कभी भी शॉर्ट रेजिम नहीं देंगे। अगर एक है, INHA है या कैटजी है तो दे देंगे, बट अगर दोनों म्यूटेशन होगी तो शॉर्ट नहीं दे सकते। दूसरा, फ्लोरोक्विनोलोन को ऑब्वियसली सेंसिटिव होना चाहिए क्योंकि हमें यूज करने हैं। अगर फ्लोरोक्विनोलोन को रेजिस्टेंस होगी तब नहीं दे सकते। दैट मींस फ्लोरोक्विनोलोन को रेजिस्टेंस होगी तो हम क्या बोलेंगे, MDR तो है ही, और फ्लोरोक्विनोलोन की भी होगी तो क्या बोलेंगे, प्री XDR। और XDR में भी फ्लोरोक्विनोलोन को होती है, तो दैट मींस प्री XDR और XDR टीबी में शॉर्ट रेजिम नहीं दे सकते। तीसरा, कब देंगे, जब सेकंड लाइन ड्रग्स, दैट मींस लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह जो हमें देनी है उसको सेंसिटिव हो और उसको एक्सपोज ना हुआ हो, मतलब आदमी ने 1 महीने से कम खाई हो सेकंड लाइन ड्रग्स, तब दे सकते हैं। अगर 1 महीने से ज्यादा खाई या उनको रेजिस्टेंस है तब ये नहीं दे सकते। फिर बच्चों में नहीं देते, 5 साल से सिर्फ ऊपर देते हैं। अगर टीबी सीवियर है, या तो सीवियर पल्मोनरी डिजीज है या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज है तो नहीं देते। और लास्टली प्रेगनेंसी में नहीं देते। तो अगर इन ये सब नहीं है तभी देंगे। किसमें देंगे, मतलब H+R रेजिस्टेंस है, MDR टीबी है, XDR नहीं है, प्री XDR नहीं है, MDR टीबी है या रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी है। बट जो आइसोनाइजिड की रेजिस्टेंस है वो सिर्फ एक म्यूटेशन के कारण है, दोनों के कारण नहीं है। ठीक है, और सीवियर बीमारी नहीं है, सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी नहीं है और सीवियर पल्मोनरी भी नहीं है। ठीक है, सीवियर डिजीज नहीं है, बच्चा नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, और सिर्फ तभी देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, 4 से 6 महीने के लिए, 4 महीने पहले कंटिन्यू करना है, 4 महीने के लिए हम कौन कौन सी दवाइयां देते हैं, बिडाक्विलिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजेमिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, आइसोनायाजिड। रिमेंबर आइसोनायाजिड की हाई डोज, स्टैंडर्ड डोज नहीं, हाई डोज, और इथियोनामाइड, ये सारी देते हैं 4 महीने के लिए कम से कम। बिडाक्विलिन दवाई है, इसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही 6 महीने है। बिडाक्विलिन तो 6 महीने देनी ही देनी है। दैट मीन्स ये सारी दवाइयां 4 महीने के लिए देते हैं, 4 महीने के लिए। 4 महीने बाद हम उसका स्पूटम स्मीयर करवाते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गया तो ये इनमें से बंद करेंगे कुछ दवाइयां, अगर वो पॉजिटिव आ गया अभी भी तो 2 महीने और दे देंगे 6 महीने के लिए। तो 4 to 6 का मतलब ये है कि 4 महीने के बाद स्मीयर करवाएंगे, पॉजिटिव आ गई तो 6 महीने तक चलने देंगे। ठीक है, तो और अगर नेगेटिव आ गई तो बिडाक्विलिन तो फिर भी 6 महीने देनी ही। ठीक है, 6 महीने के बाद बिडाक्विलिन बंद कर देंगे हर हालत में। 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद हम कॉन्टिन्यूएशन फेज पे चले जाएंगे।
कॉन्टिन्यूशन फेज 5 महीने चलेगा और इन 5 महीनों में हमें देनी है लिवोफ्लोक्सासिन, क्लोफाजामिन, पायराजिनामाइड, इथैम्पिन। ठीक है, तो ये जो 2 दवाइयां थी, हाई डोज आइसोनाइजिड और इथियोनामाइड, ये दोनों बंद कर दी और 6 महीने बाद बिडाकुलिन भी बंद कर दी। ठीक, तो ये याद नहीं करना, बता रहा हूं, याद नहीं करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर अपना शॉट नहीं दे सकते, दैट मीन्स या तो प्रेगनेंसी है, या फिर वो बच्चा है, या फिर सीवियर डिजीज है, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, या फिर एक्सडीआर टीबी है, प्री एक्सडीआर टीबी है, तो उस केस में लॉन्ग ही देनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या ध्यान रखना है आपको कि इसको कोई भी इंटेंसिव या कॉन्टिन्यूशन फेज में डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी। टोटल सारी दवाइयां 18 से लेके 20 महीने तक देनी है। 18 से 20 महीने तक कौन सी दवाइयां देनी है? जो हमने ग्रुप ए और बी में पढ़ी थी सारी देनी है। ग्रुप ए में क्या पढ़ी थी? एक फ्लोरोक्विनोलोन दे दो दोनों में से, बिडाकोलिन दे दो, लिनेजोलाइड दे दो, क्लोफाजामिन दे दो, साइक्लोसेरिन दे दो। ये सारी दवाइयां हैं, बिडाकोलिन, लिवोफ्लोक्सासिन, क्लोफाजामिन, लिनेजोलाइड, साइक्लोसेरिन, सारी दे देंगे। ठीक, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि बिडाकोलिन सिर्फ 6 महीने देंगे, बाकी सारी दवाइयां कंटिन्यू करेंगे हम 18 से 20 महीने तक। ठीक है, और बिडाकोलिन सिर्फ 6 महीने देंगे, उसका बंद कर देंगे। ये भी याद नहीं करनी है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं आप मेरे से पूछोगे कराया नहीं, इसलिए बता रहा हूं, बट याद नहीं करनी है। याद क्या करना है? सिर्फ क्लासिफिकेशन पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक, और बीच में एक और रिजीम आई जिसको बी पाल रिजीम कहते हैं। बी पाल रिजीम में क्या है? बी से बिडाकोलिन, पी से प्रेटोमेनाइड और एल से लिनेजोलाइड। तो ये 3 दवाइयां देते हैं अराउंड 9 महीने के लिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिजीम जो है अभी इंडिया में एक्सपेरिमेंटल है, इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो बी पाल रिजीम भी याद नहीं करनी है। ठीक, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन आनी चाहिए ड्रग रेजिस्टेंस की, उसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और उनकी ट्रीटमेंट। ओके, अब हम आते हैं दूसरे माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में जिसका नाम है लेप्रेसी। लेप्रेसी 2 तरीके की हो सकती है, मल्टीबैसिलरी या पॉसीबैसिलरी। पॉसीबैसिलरी मतलब कम बैक्टीरिया, मल्टीबैसिलरी मतलब ज्यादा बैक्टीरिया। अब मल्टीबैसिलरी को डायग्नोज कैसे करते हैं? अगर स्किन की लीजन्स 5 से ज्यादा हैं तो, या किसी भी स्किन की लीजन में आपने जब स्क्रैपिंग्स ली और उसमें जेडन स्टेनिंग करके देखा तो माइकोबैक्टीरियम नजर आ गया। पॉसीबैसिलरी कब कहते हैं? जब लीजन 5 से कम हो और माइकोबैक्टीरियम आइसोलेट ना हो किसी में भी। ठीक है, तो अगर मल्टीबैसिलरी है चाहे पॉसीबैसिलरी है, लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से दवाइयां सेम यूज करेंगे। कौन सी दवाइयां यूज करेंगे? अडल्ट डोज बता रहा हूं मैं, रिफेम्पिसिन देंगे, रिफेम्पिसिन 600 mg वंस अ मंथ, महीने में एक बार, और क्लोफाजिमिन देंगे 300 mg अगेन वंस अ मंथ। और ये दोनों दवाइयां होती हैं सुपरवाइज्ड। इसके अलावा क्लोफाजिमिन 50 mg वंस अ डे और डैप्सोन 100 mg वंस अ डे। ये देंगे हम 28 दिनों के लिए। ये है अनसुपरवाइज्ड 28 डेज और ये है अनसुपरवाइज्ड। अब इसका बेसिक कंफ्यूजन क्या कर रखा है हमने? बेसिकली क्या होता है, लेप्रेसी के लिए पत्ता आता है, जो ये लेप्रेसी की दवाई का पत्ता है। ठीक, इस पत्ते में क्या होता है, यहाँ पे रिफेम्पिसिन है 600 mg, यहाँ पे क्लोफाजिमिन है 300 mg। ठीक, तो ये दोनों गोलियां रिफेम्पिसिन और क्लोफाजिमिन की हम पत्ते में से निकाल के अपने सामने खिला देंगे उसको कि भैया ये खाओ। ठीक है, सुपरवाइज्ड है। तो रिफेम्पिसिन 600, क्लोफाजिमिन 300। अब बाकी जो पत्ता बचा, बाकी पत्ता हम कहेंगे कि घर ले जा। बाकी पत्ते में क्या है? 28 गोलियां हैं डैप्सोन की, 28 गोलियां हैं डैप्सोन की, 28 गोलियां, और 28 गोलियां हैं क्लोफाजिमिन 50 mg की, 50 mg की। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों गोली एक एक गोली रोज खानी है। डैप्सोन की 100 mg की, क्लोफाजिमिन 50 mg की, रोज एक एक गोली खानी है 28 दिनों तक। 28 दिनों में ये पत्ता खत्म हो जाएगा। अब खाली पत्ता लेके हॉस्पिटल आ जाना, फिर से हम नया पत्ता देंगे,
उस नए पत्ते में से रिफेम्पिसिन 600, क्लोफाजेमिन 300 हम अपने सामने खिला देंगे और बाकी दवाइयां फिर घर ले जाने को दे देंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? पॉसिबैसिलरी लेप्रेसी में 6 महीने के लिए और मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी में 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। ठीक है, तो अब लेप्रेसी की ट्रीटमेंट सेम हो गई है, पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी की सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क है। ओके, तो ये है ट्रीटमेंट लेप्रेसी की। और अगर लेप्रेसी में भी रेजिस्टेंस हो जाए तो रेजिस्टेंस केसेस में हम यूज करते हैं ओफ्लॉक्सासिन या मिनोसाइक्लिन। ये रेजिस्टेंट केसेस में यूज करते हैं ओफ्लॉक्सासिन या मिनोसाइक्लिन। ओके, अब लेप्रेसी के पेशेंट में हो जाते हैं लेप्रा रिएक्शन। 2 तरीके का हो सकता है, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन या टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। दोनों केसेस में अगर लेप्रा रिएक्शन हो गया, पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि कंटिन्यू गिविंग दी एमडीटी। जो लेप्रेसी की ट्रीटमेंट है वो नहीं रोकनी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी तो कंटिन्यू रखनी है, बट इनको ठीक करने के लिए दोनों केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस आर स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो हम एमडीटी कंटिन्यू करते रहेंगे और साथ में स्टेरॉइड ऐड कर देंगे। स्टेरॉइड्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 1 रिएक्शन एज वेल एज टाइप 2 रिएक्शन। तो ये हो गया लेप्रेसी की दवाइयां। अब हम आते हैं लास्टली, एक और माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको कहते हैं मैक या फिर एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो होते हैं मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी में, नॉर्मल आदमी में नहीं होते। तो अगर किसी को इम्यूनो सप्रेशन है, सपोज आदमी स्टेरॉयड ले रहा है या फिर उसको एचआईवी है, उसका CD4 काउंट कम है, तो हमें रिस्क है कि मैक हो सकता है, तो हम पहले से दवाई दे देंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए। और अगर उसको हो गया तो ऑब्वियसली हमें ठीक करना पड़ेगा। तो प्रिवेंट करने के लिए एक ही दवाई काफी है, एक ही दवाई, दैट इज एजिथ्रोमाइसिन या फिर अल्टरनेटिव इसका है क्लैरिथ्रोमाइसिन। दोनों में से कोई भी एक देनी है। और डिफरेंस क्या है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है लॉन्ग एक्टिंग है, तो इसको हमें हफ्ते में एक ही बार देनी है, वीकली। और अगर हम क्लैरिथ्रोमाइसिन चूज करते हैं तो हमें देनी है रोज। या तो रोज क्लैरिथ्रोमाइसिन दे दो या हफ्ते में एक बार एजिथ्रोमाइसिन दे दो। बट अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें 3 दवाइयां देनी पड़ेंगी। ठीक करने के लिए 3 दवाइयां हैं, R+E+C। आर क्या है? वेरी गुड, चलो बताओ आर क्या है? आर क्या है? यस, आर रिफेम्पिसिन नहीं है। आर क्या है? रिफाब्यूटिन। रिमेंबर हमने बताया था कि रिफाब्यूटिन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है मैक के लिए, तो रिफाब्यूटिन होगा। ई है इथेम्ब्यूटॉल और सी है क्लैरिथ्रोमाइसिन। सो रिफाब्यूटिन, इथेम्ब्यूटॉल, क्लैरिथ्रोमाइसिन 3 दवाइयों की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मैक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे माइकोबैक्टीरियम वाली दवाइयों के। तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने टीबी से स्टार्ट किया, उसको हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमने मेनली पढ़ा HRZDS, जबकि एस अब फर्स्ट लाइन नहीं है, एस सेकंड लाइन में आ गया। सेकेंड लाइन ड्रग्स को हमने क्लासिफाई किया, पहले सेकेंड लाइन साइडल ड्रग जिनमें आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन और इंजेक्शंस। फिर हमने सेकेंड लाइन स्टैटिक ड्रग्स पढ़ी, स्टैटिक में पुराने वाली दवाइयाँ थी जैसे इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, थायोएसिटाजोन, ये सब थी। या फिर कुछ दवाइयाँ जो अब यूज हो रही हैं, लिनेजोलाइड और क्लोफाजेमिन। ठीक है, फिर हमने तीसरा ग्रुप था पढ़ा न्यू ड्रग्स का, जिसमें आता है बिडाकुलिन, डेलामेनाइड, प्रेटोमेनाइड। ठीक है, ये हो गई दवाइयाँ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फिर हमने टीबी की ट्रीटमेंट पढ़ी थी। ट्रीटमेंट ड्रग सेंसिटिव वाली आपको आनी चाहिए। ड्रग सेंसिटिव टीबी की ट्रीटमेंट क्या है? 2 महीने के लिए HRZD और 4 महीने के लिए HRE। ठीक है, और ड्रग रेजिस्टेंट की आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। पर्टिकुलरली MDR टीबी कब करेंगे? जब H+R है। प्री XDR कब कहेंगे? जब H+R प्लस फ्लोरोक्विनोलोन है। और XDR कब कहेंगे? जब H+R प्लस फ्लोरोक्विनोलोन प्लस बिडाकुलिन या लिनेजोलाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस। फिर हमने पढ़ा लेप्रेसी। लेप्रेसी को हमने क्लासिफाई किया मल्टीबैसिलरी, पॉसिबैसिलरी, दोनों में सेम दवाइयां देते हैं, क्लोफाजेमिन, रिफेम्पिसिन, डेप्सोन। पॉसिबैसिलरी में 6 महीने, मल्टीबैसिलरी में 12 महीने। और लेप्रा रिएक्शंस दोनों में दवाई देते रहेंगे, साथ में स्टेरॉयड ऐड कर देंगे।
ठीक है। और लास्टली हमने पढ़ा मैक, प्रिवेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन हफ्ते में एक बार या क्लेरिथ्रोमाइसिन डेली, और ट्रीट करने के लिए R+A+C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन इस चैप्टर का। अब जल्दी से एमसीक्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? इजी क्वेश्चन है। रिफेम्पिसिन फर्स्ट लाइन है, सबको पता है। इथियोनामाइड सेकंड लाइन है, हमें पता है। वैंकोमाइसिन तो टीबी में देते ही नहीं, वैंकोमाइसिन देते हैं MRSA में, ए साइक्लोविर देते हैं हर्पीज में। तो सेकंड लाइन पूछा है तो आंसर हो गया इथियोनामाइड। आसान क्वेश्चन है। ऑल आर बैक्टीरिसाइडल ड्रग एक्सेप्ट, मतलब ये पूछ रहे हैं कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है। कैनामाइसिन इंजेक्शन है, हमने पढ़ा था 2 दवाइयां साइडल हैं सेकंड लाइन में, एक इंजेक्शन और एक फ्लोरोक्विनोलॉन, तो ये तो साइडल है। रिफापेंटिन फर्स्ट लाइन है रिफेम्पिसिन वाले ग्रुप का, आइसोनायाजिड भी फर्स्ट लाइन है, ये दोनों तो साइडल थे, तो एक ही बच गया। बाय डिफॉल्ट आंसर इज थायोएसिटाजोल। A patient has developed tuberculosis in which mycobacterium is resistant to rifampicin, isoniazid, ये हो गया MDR, प्लस लिनेजोलाइड एंड लिवोफ्लोक्सासिन, ये हो गया प्री XDR, और ये भी हो गया तो XDR। तो आंसर इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। रिमेंबर XDR TB इज एक्सटेंसिव, नॉट एक्सट्रीमली। ओके, विच द फॉलोइंग ड्रग विल यू ओमिट फ्रॉम द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ पेशेंट विद XDR TB इन प्रेगनेंसी? बेसिकली प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पूछ रहे हैं, आंसर है इंजेक्शन। कैनामाइसिन नहीं देंगे, हियरिंग लॉस कर देगा बेबी में। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में नहीं देते, बट अगर प्रेगनेंसी में XDR TB हो गया तब हम दे सकते हैं। फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ आइसोनायाजिड। आइसोनायाजिड क्या करता है? आइसोनायाजिड जो है वो कैट जी से एक्टिवेट होता है और माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है उसकी सेल वॉल में। तो आंसर इज ड्रग ए। अगर आप बाकी देखो, ड्रग बी क्या है? ये अरेबिनोग्लैक्टान की फॉर्मेशन को रोक रही है, ये है इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल इस मैकेनिज्म से काम करती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन को रोकने वाली दवाइयां तो हमारी बीटा लैक्टम्स थी। मेम्ब्रेन पे काम करने वाली दवाइयां इनमें से कोई है नहीं हमारी जो हमने पढ़ी हैं। एटीपी सिंथेसिस को रोकने वाली बिडाक्विलीन है, बिडाक्विलीन है। आरएनए पॉलीमरेज वाली रिफेम्पिसिन है। डीएनए गायरेज वाले फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं। क्या बच गया? प्रोटीन सिंथेसिस रोकने वाले इंजेक्शंस हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह है। सो दीज आर डिफरेंट ड्रग्स विच आर यूज्ड इन टीबी। प्रेग्नेंट फीमेल है, हिस्ट्री ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रेसी है, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन हो गया, क्या करोगे? टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस आर स्टेरॉइड्स, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज एमडीटी को बंद नहीं करना है, हमें ऐड करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लेप्रा रिएक्शन के लिए। रिमेंबर, स्टेरॉइड्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। 48-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद टिंगलिंग एंड नंबनेस ऑफ फिंगर्स, मतलब न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। पेशेंट अल्कोहलिक है और रिसेंटली किस पे स्टार्ट हुआ है? ATT पे। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है? यस, आइसोनायाजिड से। और उसकी ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन B6। सो पिरिडॉक्सिन इज द ट्रीटमेंट। MDR TB में रेजिस्टेंस किसको होती है? आसान है ये तो, H+R। Which of the following drug act by inhibiting transcription of DNA to RNA? Transcription, yes, rifampicin। RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है रिफेम्पिसिन। बाकी तीनों दवाइयां नाइट्रोफुरेंटोइन, फ्लॉक्सासिन, नोवोवायोसिन, ये सारी डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स। बाकी सारी दवाइयां डीएनए गायरेज इनहिबिटर हैं, रिफेम्पिसिन RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है। अ फीमेल टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अक्वायर्ड TB, ATT स्टार्ट किया और उसने उसको बोला कि भैया कोई और मेथड यूज करो कॉन्ट्रासेप्शन का। क्यों बोला? क्योंकि बहुत आसान है, रिफेम्पिसिन एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा के इनएक्टिव कर देगा। तो आंसर है रिफेम्पिसिन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। अ पेशेंट ऑफ बॉर्डरलाइन लेप्रेसी रिसीव्ड MDT, ही डेवलप्ड स्किन लीजन्स एज शोन। ये वाली है, ये क्या है? लेप्रा रिएक्शन हो गया, उसको लेप्रा रिएक्शन। तो लेप्रा रिएक्शन में क्या करते थे? कंटिन्यू MDT एंड गिव स्टेरॉइड्स, कंटिन्यू MDT गिव स्टेरॉइड्स। 22-year-old गर्ल प्रेजेंटेड टू हॉस्पिटल विद फीवर, नाइट स्वेट्स, एडिनोसिन लेवल ज्यादा है, बेसिकली TB है उसको। तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पूछा है, दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट रेजिम फॉर इनिशियल 2 months। पहले 2 महीने के लिए कौन सी फर्स्ट लाइन दवाई देंगे? तो पहले 2 महीने के लिए कौन सी फर्स्ट लाइन दवाई देते हैं TB में? 2-HRZD। तो इन चारों में से कौन सा है ऑप्शन में? इथेम्ब्यूटॉल है। सो आंसर इज इथेम्ब्यूटॉल। ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू पूछा है, कौन सी सही है? आइसोनायाजिड एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, यस, ये सही है। रिफेम्पिसिन इज यूज्ड ओनली ध्यान से पढ़ना है फॉर TB, गलत है, ये तो ब्रूसेलोसिस में देते हैं, MRSA में देते हैं, कहीं से में दे सकते हैं। पायराजिनामाइड इज अ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर, गलत है, ये तो रिफेम्पिसिन था।
बिडाक्विलिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग एटीपी सिंथेसिस, यस ये भी सही है। तो आंसर हो गया 1 और 4, 1 और 4 सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के, एंटी लेप्रेसी ड्रग्स के। और मेरा टेक होम मैसेज क्या है, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत बात पते की है कि यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। इस आदमी को देखो, इसने यहाँ से तोड़ना शुरू किया है, यहाँ तक पहुँचना है, इसको खजाने तक पहुँचना है, तोड़ना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, तोड़ता रहा, एकदम टाइम पे आके बोर हो गया, कहता नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा, और वापस चला गया। बट आपने देखा क्या, सिर्फ इतना सा बचा था। यू नेवर नो आप कहाँ पहुंच गए, अपनी मंजिल के बिल्कुल पास जाके भी तो वापस जा सकते हो। तो इस बार ध्यान क्या रखना है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो कभी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। लगे रहो, सपने सच होंगे। थैंक यू वेरी मच।